ई साली को मार गिरानो होगो, नहीं तो जे शास्त्री को मारेगी और सरदार हमऊ को। इस गहमा गहमी के माहौल में अचानक एक गोली उस युवती के कंधे पर जा लगी और वो लड़खड़ा कर एक मिट्टी से भरे गड्ढे में जा गिरी। उठो शिवन्या, तुम्हें पंडित शास्त्री तक हर हाल में पहुंचना होगा। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। नागिन। चेडिप का खून चाटने के बाद अपने इंसानी अवतार में आई ये लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर रोशनी की ओर जाने लगी। मगर एक उम्र सांप की तरह गुजारने के बाद भला एक इंसानी नागिन खुद को कैसे इतनी जल्दी ढाल पाती, जिसके चलते वो 2 कदम लड़खड़ाई और जमीन पर गिर अपने होश खोने लगी। पर इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह बंद होती, उसे अपने सामने एक बेहद खूबसूरत सुंदरी आती दिखाई दी, जिसका रंग सोने सा चमकदार और वस्त्र किसी साफ झरने के जल की तरह हल्के नीले रंग के थे। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं देवी? और ये मेरा... तुम्हारा नाम शिवन्या है, शेष नाग वंश की उत्तराधिकारी, और मैं तुम्हारी कुल माता नीलवंती यक्षिणी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, पर उससे पहले औषधि पी लो। तुम्हारा इंसानी रूप दुर्बल है। ये शिवान्या की समझ से परे था, पर अपनी कुल माता को मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसके चलते शिवान्या ने अपने पास पड़े कटोरे को एक घूंट में पी डाला और इसी के साथ नीलवंती ने शुरू की शेष नाग वंश की गाथा। आज से करीब 300 साल पहले जब नीलवंती यक्षिणी अपना ग्रंथ लिख रही थी, तो शेष नाग के सांप उसके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाए रखते थे। अपने प्रति सेवा और समर्पण की भावना को देख यक्षिणी ने उनके कुल को एक नागमणि तोहफे के रूप में भेंट की, जो अपने आप में काफी शक्तिशाली थी और जरूरत पड़ने पर किसी अज्ञात शत्रु का विध्वंस भी कर सकती थी। मगर वो कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है पर इंसान की नियत और मांगे कभी पूरी नहीं होती। इसी ताकत और सत्ता की हवस ने ना जाने कितने मनुष्यों को उस मणि को हथियाने पर मजबूर किया, और अंततः मणि को सुरक्षित रखने के लिए शेषनाग के वंशजों को अपना नागलोक छोड़कर जाना पड़ा, और इस नागलोक की गुफा के मुख्य द्वार को एक ऐसे मंत्र से बांधा जो सिर्फ उन्हीं के वंश या कुल का कोई खोल सकता था। पर कुल माता, मेरा अचानक क्यों इंसानी रूप लेना, और इतने सालों बाद इसका इस गाथा से क्या लेना देना है? सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब नाग मणि पर खतरा उमड़ेगा तो उसका सामना करने के लिए एक नागिन जन्म लेगी, और मैं तुम्हारी कुल माता तुम्हें वही रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। कुल माता, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। आप तो मेरी अवस्था जानती हैं। सोचिए, आपकी औषधि ना मिली होती तो मैं, और मुझे तो मेरी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं है। भला मेरी जैसी कमजोर नागिन शत्रु का सामना इस अवस्था में कैसे करेगी? शिवन्या, अपनी कुल माता पर विश्वास रखो, और बात रही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, तो तुम्हारे पुरखों का ये नागास्त्र हमेशा तुम्हारी सेवा में रहेगा। अपने कुल को याद करना और इसे हाथ में धारण करना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या मैं अकेले में ये सब? अपनी कुल माता पर भरोसा रखो। हर अंधकार की राह में मैं सूर्य की किरणों की तरह तुम्हें राह दिखाती रहूंगी, और ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें स्वयं करना होगा। बताइए माँ नीलवंती, क्या आदेश है मेरे लिए? यहाँ 5 कोस दूर दक्षिण में एक कबीला है, जहाँ कुछ डाकुओं ने एक बूढ़े शास्त्री को बंधक बना रखा है। तुम्हें उन्हें आजाद करना होगा, क्योंकि नागलोक की राह तुम्हें वही दिखा पाएंगे। याद रखना, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। नीलवंती की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर नागिन जंगल की ओर अग्रसर हुई, और अपने सांप के रूप में रेंगते हुए जंगल की समतल जमीन, झाड़ियों और आड़े तिरछे रास्तों से गुजरने के बाद शिवान्या आखिर उस कबीले में पहुंच जाती है जहां उसे शास्त्री की जान बचानी थी। शिवान्या ने अपने रूप में तब्दीली की और पेड़ की ओट में छुपकर सही मौके की राह तकने लगी। शिवान्या को जैसे ही 3 बागी बंदूकों से लैस
अपनी ओर आते दिखाई दिए। बिना देर किए शिवान्या उन पर कूद पड़ी और अपने नुकीले दांतों से उन्हें ऐसे डसा कि दोनों बागियों के शरीर ठंडे और नीले पड़ गए। तीसरे बागी ने कमर से अपनी रिवॉल्वर निकालकर शिवान्या पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। शिवान्या गोलियों से बचते बचाते एक कैंप की ओर अग्रसर होने लगी, जहां उसे उम्मीद थी कि इन गुंडों ने उस शास्त्री को बंदी बना रखा होगा। इस गहमा गहमी के माहौल में अचानक एक गोली शिवान्या के कंधे में जा लगी और वो लड़खड़ा कर एक मिट्टी से भरे गड्ढे में जा गिरी। उठो शिवन्या, तुम्हें पंडित शास्त्री तक हर हाल में पहुंचना होगा। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। सब लोगन देख लो, इस साली मौड़ी हमार गिरोह को खत्म करेगी। बागी मान सिंह है हमारा नाम। छोड़ दे इस लड़की को। राजपूत तो औरत की इज्जत बचाते हैं और तुझे घनी चिंता हो रही है मौड़ी की, है दत्ता? हाँ, चल तू मणि को पतो दे दे तो मैं इस मौड़ी को। पर कप्तान, मौड़ी तो इससे पहले कि ये शख्स अपनी बात समाप्त भी करता, शिवान्या ने अपने नागिन का विशालकाय रूप धरा और कमरे में शास्त्री को छोड़ सभी बागियों को उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया। हालांकि उसके शरीर का ऊपरी भाग अभी भी मानव के रूप में था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी भभक रहा था। उसने सभी डाकुओं को अपनी पूंछ से लपेट किसी अखरोट की तरह मसल दिया और मान सिंह को जिंदा निगल गए। बाबा, आप ठीक तो है ना? मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है बिटिया। मैं कई बरसों से तुम्हारी बाट जोता रहा कि तुम एक दिन जरूर आओगी और देखो नियति का खेल। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें सीधा पिशाचों की गली के सामने ला खड़ा करेगा। अगर तुमने पिशाचों की गली पार कर ली तो उस नागमणि तक